सो हेलो एवरीवन, दिस समृद्धि शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो नाम से ही पता लग रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन करना या अपनी एक और कॉपी बनाना। तो व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? द प्रोसेस बाय विच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉपीड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि एक डीएनए से क्या होता है, दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं और वो जो दो डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? मिशेल्सन स्टेल ने। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इससे हमारे दो डीएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये दो डीएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल का जो एक स्ट्रैंड है वो तो कैसा होगा, पैरेंटल होगा। यानी कि वो एक स्ट्रैंड तो पेरेंट से मिला हुआ होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो न्यू बनता है। तो यानी कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूली बना है। तो दैट्स वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। थर्ड पॉइंट है, एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। यानी कि डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हमारा 2 मीटर लंबा जो डीएनए है उसमें जो दोनों स्ट्रैंड है वो किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। फोर्थ इज ई कोलाई हैज़ 4.6 × 10⁶ बेस पेयर एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट्स। मीन्स ई कोलाई में कितने हैं? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं और उसके पूरे बेस पेयर्स को रेप्लिकेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? अप्रॉक्सीमेटली 18 मिनट्स। यानी कि अगर हम एवरेज रेट अगर हम देखें पॉलीमराइजेशन की ई कोलाई के अंदर तो वो कितनी है? 2000 बेस पर सेकेंड। तो अब आइडिया लगा सकते हो कि डीएनए रेप्लिकेशन कितना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। मतलब एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर रेप्लिकेट हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है एंजाइम रिक्वायर्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पे मैंने 3 ही एंजाइम लिए हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज और लाइगेज। और भी होते हैं लाइक एसएसबी, टोपोआइसोमरेज, बट उन सब की ज़रूरत नहीं है आपको। ये 3 ही मोर देन इनफ है आपके नीड के लिए। तो फर्स्ट है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाम से बता रहा है, नाम से पहचानो। डीएनए डिपेंडेंट यानी कि डीएनए पर डिपेंड होकर डीएनए के स्ट्रैंड से डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए बनाएगा। डीएनए के स्ट्रैंड से डीएनए बनाएगा। तो दैट एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इट कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका पॉलीमराइजेशन इसी एंजाइम से होगा। दिस एंजाइम इज हाईली एफिशिएंट, फास्ट एंड एक्यूरेट। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये। सेकेंड, बहुत फास्ट होता है। इधर दिखाई दिया मैंने कि 2000 बेस पेयर रेप्लिकेट हो रहे हैं इन 1 सेकेंड। तो ऑब्वियसली कितना ज़्यादा फास्ट है ये। थर्ड, एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट इसको होना पड़ेगा। क्यों? अगर ये एक्यूरेट नहीं होगा, अगर रेप्लिकेशन ढंग से नहीं हुआ तो म्यूटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो दैट्स वाई एक्यूरेट इसको होना पड़ेगा। सेकेंड एंजाइम है हमारे पास हेलिकेज, इसको अनवाइंडेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जो हमारे डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, उन दोनों स्ट्रैंड को अलग करता है। ठीक है, तो जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है? हेलिकेज। क्योंकि जब तक वो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं, वो स्ट्रैंड अलग अलग नहीं होंगे, तब तक हर एक स्ट्रैंड को आप रेप्लिकेट कैसे करोगे? ठीक है। थर्ड है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक स्ट्रैंड में तो जो न्यू सिंथेसाइज हो रहा है डीएनए वो कंटिन्यूसली हो रहा है, बट जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उससे जो डीएनए बनता है वो फ्रेगमेंट्स में बनता है। तो उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए एक एंजाइम हम यूज़ करते हैं, दैट इज लाइगेज। यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है उससे जो न्यू डीएनए बनता है वो फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। तो उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? लाइगेज। ठीक है। नेक्स्ट है द डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व एज ड्वेल पर्पस
फर्स्ट एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड सेकेंड इज प्रोवाइड एनर्जी। अब ये क्या है मैं बताती हूँ। लाइक ये हमारा डीएनए है, लाइक ATCG है मान लो। अब हमें यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने हैं तो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते। वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लाइक एडेनिन के पास हमें किसको जोड़ना है? थाइमिन को जोड़ना है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? DNTP। DNTP में क्या होता है? एक तो यहाँ पे राइबोज शुगर होगी हमारी, सॉरी डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी हमारी, यहाँ पे हमारा थाइमिन ऐड होगा और ट्राईफॉस्फेट ये होता है, क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या होता है? 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं। ये होता है DNTP का प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। इस फॉर्म में ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। बट हमें क्या इस पूरे DNTP की रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली नहीं। हमें सिर्फ कितने पार्ट की रिक्वायरमेंट है? हमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप। सिर्फ इतने से हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो हमें सिर्फ इतने से पार्ट की ज़रूरत है। ये जो है सिर्फ इतना पार्ट की हमें ज़रूरत है, यानी कि इन 2 फॉस्फेट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन 2 फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे। तो जब ये 2 फॉस्फेट रिमूव होंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो ये न्यूक्लियोटाइड तो क्या करेगा? यहाँ जाके जुड़ जाएगा और ये जो 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है उनके रिमूवल से क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। तो यानी कि इस DNTP ने 2 काम कर दिए। एक तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल करवा दिया और दूसरा एनर्जी मिल गई बहुत सारी। तो वही हम यहाँ बोल रहे हैं, इट एक्ट एज सबस्ट्रेट और दूसरा प्रोवाइड एनर्जी। अब हम आते हैं रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म कैसा होता है, राइट। फर्स्ट पॉइंट है ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉक फॉर्मेशन। कैसे? लाइक ये हमारा DNA है, ये ATC, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सबसे पहले तो क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे हमें। अब हम क्या करेंगे? क्या जो हमारा 2 मीटर का DNA है पूरा, उस पूरे DNA के एक साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देंगे? नो, ऑब्वियसली नॉट। बिकॉज पूरे 2 मीटर के DNA के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आप उस पूरे DNA को एक साथ नहीं ब्रेक कर सकते। तो क्या करेंगे अपन? ये जो DNA है इसके थोड़े थोड़े पार्ट के अपन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे, टुकड़ों में हम इसको तोड़ेंगे। लाइक मान लो यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड हमने तोड़ दिए तो ये ऐसा हो गया। तो ये जो बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉक। अतः हम एक साथ पूरे DNA के हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़ते, हम एक साथ पूरे DNA को रेप्लिकेट नहीं करते, हम छोटे छोटी जो है ओपनिंग को रेप्लिकेट करते हैं। एंड दैट स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? रेप्लिकेशन फॉक, ठीक है। तो वही यहाँ बोला है दैट ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन करेगा ब्रेक? हेलिकेज और फॉक फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। सेकेंड है एडिशन ऑफ प्राइमर टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। अब क्या होता है कि रेप्लिकेशन को मतलब प्रोसेस पूरा आगे DNA पॉलीमरेज कर सकता है, लेकिन उसको इनिशिएट जो है वो DNA पॉलीमरेज नहीं कर सकता। उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्राइमर का यूज़ करते हैं। प्राइमर क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस एक सेट होता है 8-10 न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह का, कम ज़्यादा भी हो सकता है, बाकी अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। 8-10 न्यूक्लियोटाइड का जो है वो सेट होता है, ठीक है। तो उसको हम यूज़ करते हैं रेप्लिकेशन करने के लिए। अब पॉइंट ये आता है कि वो कहाँ आगे जुड़ेगा, तो वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। DNA पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5:3 डायरेक्शन, यानी कि पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी जो होती है 5:3 डायरेक्शन में होती है। फिर मैं पूछती हूँ क्यों भाई 5:3 में ही क्यों होती है? बिकॉज ये आपका DNA है मान लो, राइट। 5 प्राइम to 3 प्राइम, 3 प्राइम to 5 प्राइम। तो जो 5 प्राइम जो है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है हमारा, राइट। और जो 3 प्राइम है वहाँ पे फ्री OH ग्रुप अवेलेबल है हमारा। तो क्या है कि इस फ्री OH पे
कोई भी बाहर से न्यूक्लियोटाइड आकर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि जो भी हमारा जो प्राइमर वगैरह है, जो न्यूक्लियोटाइड है, वो कहाँ पे आके जुड़ेगा? 3 प्राइम पे आके जुड़ेगा। तो ये 3 प्राइम पे अगर आके जुड़ेगा कोई न्यूक्लियोटाइड, तो ये कौन सा हो गया? 5' साइड हो गई। तो यानी कि ये कैसे बनेगा? 5:3। इसलिए बोलते हैं कि पॉलीमराइजेशन जो है 5:3 डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जो प्राइमर है, जो न्यूक्लियोटाइड है, वो कहाँ पे आके जुड़ेंगे? 3 प्राइम पे आके जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री OH ग्रुप अवेलेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है, लाइक ये 2 स्ट्रैंड है हमारे DNA के, एक है 3:5 प्राइम और एक होता है 5 प्राइम to 3 प्राइम हमारा DNA स्ट्रैंड है। तो ये जो 3 प्राइम है यहाँ पे आके प्राइमर जुड़ गया। अब ये क्या है? ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब ये धीरे धीरे खुलेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन फॉर्क खुलेगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ये सिंथेसाइज होता जाएगा, वैसे वैसे ये खुलता जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ पर है 3 प्राइम, तो यहाँ पे आके प्राइमर जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री OH ग्रुप है वो इस साइड है ना कि इस साइड। यहाँ तो फ्री फॉस्फेट ग्रुप है ना, यहाँ पे फ्री OH ग्रुप अवेलेबल है। तो यहाँ पे आके प्राइमर जुड़ेगा, यहाँ पे आके न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा और फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में। अब क्या हो रहा है? ये मान लो ये इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इसने इस पूरे को रेप्लिकेट कर दिया, बट फॉक हमारी इस डायरेक्शन में खुल रही है। इसने इस पूरे को रेप्लिकेट किया, फिर फॉक और खुल गई। तो अब दूसरा प्राइमर लाना पड़ेगा इसको रेप्लिकेट करने के लिए। तो यानी कि यहाँ पे तो एक ही बार में पूरा बन जाएगा, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। तो इसलिए इस यहाँ पे जो स्ट्रैंड है इसको हम क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, फ्रेगमेंट में बन रहा है, और इसे हम क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूस स्ट्रैंड, और इसे हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। ठीक है, ये हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि जो दो जो DNA मॉलिक्यूल हमारे बन रहे हैं, उन दोनों DNA मॉलिक्यूल में एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। इसका मतलब क्या है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर है DNA रेप्लिकेशन का। ठीक है, ये क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड या पेरेंटल स्ट्रैंड। यहाँ पे क्या होता है कि जो DNA मॉलिक्यूल है, जो पेरेंटल जो DNA मॉलिक्यूल है, उसका हर एक स्ट्रैंड किसकी तरह बिहेव करता है? टेम्पलेट DNA की तरह। टेम्पलेट DNA की तरह मतलब जिससे DNA मॉलिक्यूल बनेंगे आगे जाके न्यू। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है दैट रेप्लिकेशन अकर एट स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड एज ओराई। आप पूरे DNA मॉलिक्यूल में कहीं पर भी ऐसे यूँ नहीं मुँह उठा के कहीं भी रेप्लिकेशन आपने स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपको रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है तो वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही आप रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, और स्पेसिफिक साइट को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यूकैरियोट्स में तो एक स्पेसिफिक फेज होता है जिसमें आपको DNA रेप्लिकेट करना होता है, दैट इज S फेज। वो S फेज में ही हम DNA को रेप्लिकेट कर सकते हो, ना पहले ना बाद में। और ये ओराई की रिक्वायरमेंट की वजह से ये क्या होता है कि अगर आपको कोई DNA का सेगमेंट है, अगर आपको उसको रेप्लिकेट करना है तो आपको उस सेगमेंट को एक वेक्टर से जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्या करेगा? उस DNA के फ्रेगमेंट को ओराई प्रोवाइड करता है। तो वही हमारी नेक्स्ट लाइन है दैट वेक्टर प्रोवाइड ओराई। ठीक है, लिखा हुआ है CRT में भी। इसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ DNA एंड सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। वाई दैट सो? मान लो कि DNA रेप्लिकेट हो गया बट सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो यानी कि एक ही सेल में जो है डबल अमाउंट ऑफ DNA हमारा हो गया, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। या पता लगा कि सेल डिवाइड कर गई बट DNA अभी तक रेप्लिकेट ही नहीं हुआ, तो भी दिक्कत है। तो इसलिए दोनों प्रोसेस को बहुत हाईली कोऑर्डिनेटेड होना पड़ता है कि हाँ DNA रेप्लिकेट हो गया तो अब सेल भी डिवाइड करनी ही चाहिए, कंपलसरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो या दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।